ये क्या चक्कर है, रोज़ाना लेट क्यों होता है? ये लेट क्यों हो जाता है रोज़ाना आते आते? अच्छा जी जी जी, क्या करवाना है इसको? नीचे करवाना 21, इसको 21 कर दें यार। अच्छा भाई, FAR 2 की क्लास है, पढ़ना शुरू जी। 21 पे यहाँ ज्यादा हवा आती है, चादर ले आओ अब। ये नहीं, ये होता मैं दे देता हूँ आप साइड से, ये लो मैं दे दूंगा, मुझे क्या मसला। अच्छा ओके, अच्छा जी, IS 38 को मुकम्मल करने की तरफ चलें। एक भाई लेट आ गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह हाइब्रिड में इनको जल्दी आने की तौफीक दे। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा अगर कभी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हो तो उससे ना अपने माइंड को बाहर निकाल के, अब समझे बस हम पढ़ रहे हैं तो इस पर शायद फोकस होगा, तो जो हो चुका है आपके साथ सीटों पे बैठते हुए वो भूल जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, ज़िंदगी में हर मोड़ पे इस तरह कोई ना कोई मसला तो आएगा, तो अपने माइंड को ज़रा ट्यून करके पिछला डिलीट करके आगे चलें ज़रा। जिसने किया है अभी उसे भी समझा दीजिएगा बाद में प्यार से, और जिसके साथ हुआ है वही समझाएगा, अब और कौन समझ। अच्छा जी, पेज 186, चुप कर जाएं। कंट्रोल, तो कंट्रोल की डिस्कशन हमसे हो गई थी। जी मोहतरम, ओके गाय। पेज 202, चीजों को क्लोज करें। पेज 202, और थोड़ा सा अपना कंधा नरम कर लें साथ वाले के लिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे। इनटेंजिबल्स हैव, और 5 से ज़्यादा के स्टूडेंट 6 से ज़्यादा बैठे तो उसको मादरत करके भाईजान आप चले जाएं। इनटेंजिबल्स हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, सो नॉन फिजिकल फॉर्म इंक्रीजेस डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, बस बातें बंद बंद, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, हमने इतने ज़्यादा इंटेंजिबल्स ढूंढ लिए। ओके, ये जी हमने क्लास में बात डिस्कस की थी। बात बार बार करने का मकसद होता है जहन में रह जाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन, मशीन से मुराद इधर हार्डवेयर है और कुछ भी नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन। ओहो, सफ़े बांट रहे हो, चलो फिर तीनों क्लासों में इकट्ठे बांटो। अभी एंड पे खड़े हो, तीनों क्लासों में इकट्ठे बांटो, इस तरह डिस्टर्ब होंगे। अभी वेट करें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन, मशीन का मतलब लिखें हार्डवेयर। तीनों क्लासों में मौजूद है बाशिंदे, वीडियो पॉज करें और नोट्स बांटें। अच्छा जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन यानी हार्डवेयर दैट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द सॉफ्टवेयर, ऐसा हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर के बगैर ना चल सके, इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर एंड इट इज ऑल्सो, लिखें, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज PP। तो फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज, सॉफ्टवेयर, इस रो में आ जाओ, सॉफ्टवेयर अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटेंजिबल। मिसाल के तौर पे अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल दें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या कोई गेम आपने बाय की। अभी इधर ही रहो, देख लें किसको नोट्स नहीं मिले। दस 50 पे इंशाल्लाह तैयार होके आ जाने, वीडियोस अपनी ऑफ रखनी है। 9:50। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सोता है वो ओके। बस लिव इट, छोड़ दें, काट दें इसको। फर्क बताएं इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट में।
इनिशियल रिकॉग्निशन दो शर्तें पूरी हो तो होंगी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। नेक्स्ट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? अच्छा जी, इनटैंजिबल खरीदने के 5 तरीके हैं। आप परचेज कर लें, कोई पुराना दे के नया ले लें, गवर्नमेंट आपको ग्रांट कर दे, आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें। यह हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। जो हज़रात मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, इसका मतलब है कुछ और भी माइंड में। और आखिर आप खुद बना लें, जिसे कहते हैं इंटरनली जनरेट। तो 5 तरीके इंटेंजिबल को खरीदने के। ओके, ये डिस्कशन सिर्फ किस इंटेंजिबल पे थी? जो सेपरेटली एक्वायर किया, जो सेपरेटली एक्वायर किया। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको आज 1-2 एडिशनल बताऊंगा, वो नोट करते रहिएगा। जो इंटेंजिबल आपने खरीदा उसमें कोई एडमिन और जनरल ओवरहेड्स लगे तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। जो इंटेंजिबल आपने क्या किया? खरीदा, उस पर कोई एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स लगे तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। अगली बात, इसको क्रॉस कर दें। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ना है? IFRS 15 में। ठीक है जी। अगला क्या बोलें? एक्सचेंज ऑफ पुराना एसेट देके। अच्छा, मुझे बताएं, ये सेपरेटली एक्वायर जो आप कर रहे हैं, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लफ्ज क्यों नहीं आ रहे? परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। क्योंकि बना नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? बना बनाया खरीद रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स होगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड की जा सकती है और फेयर वैल्यू। ये चीज हमारी अभी रह गई है, ये तो हमने कंसोलिडेशन में पढ़नी है। क्या किया? किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो उसका एक इंटेंजिबल आपका बनेगा या सारे? पहले इधर पढ़ लें, फिर किसी को पढ़ाना है। इधर देखें। ओके, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में 2 फेजेस होंगी, एक रिसर्च होगी, एक डेवलपमेंट होगी। और इसकी सारी डिस्कशन कहां, क्यों आगे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं गया। ओके, अच्छा जी। अच्छा मोहतरम, अब जरा अटेंटिव हो जाएं। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में लैब जहन में लाएं और उसके बाद उसको रजिस्टर करवाना जहन में लाएं। ये सारी चीजें एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। ये पैरा भी हाईलाइट कर लें, कल फाइनली आपको सारे पैरे बता दिए जाएंगे जो स्टैंडर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है। Cost of internally generated intangible asset is the sum of expenditure incurred from the date when the intangible asset first meets the recording criteria। अच्छी वाली डेवलपमेंट के बाद वाली चीजें कैपिटलाइज करनी है, उससे पुरानी चीजें कैपिटलाइज। The cost of internally generated intangible asset comprises all directly attributable costs necessary to create, produce and prepare the asset, इस मैनर में कि मैनेजमेंट उसको यूज कर सके। एग्जाम्पल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या लैब में मटेरियल यूज होगा? क्या लैब के अंदर किसी की सर्विसेज लेनी पड़ सकती हैं? क्या लैब में एम्प्लॉय को, साइंसदानों को सैलरी देनी पड़ सकती है? सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट से क्या मुराद है? सैलरी अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल। बाद में इंटेंजिबल को अपने नाम लगवाया जा सकता है। इस कॉस्ट को भी कैपे, किसी और पेटेंट और किसी और लाइसेंस को, हमने तो यहां तक भी पढ़ लिया था, एंड हार्डवेयर को किसी को, जैसे लैब इक्विपमेंट था, किसी और पेटेंट, किसी और लाइसेंस, किसी और हार्डवेयर को आप यूज करें इसके जनरेट करने के लिए, तो उसकी उतने अरसे की डिप्रिसिएशन या
अमोर्टाइजेशन भी एसेट की कॉस्ट में डाली जाएगी, एसेट की कॉस्ट में डाली जाएगी, कैपिटलाइज की जाएगी। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, लैब इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन इनटेंजेबल की कॉस्ट में डाली थी। लेकिन अगर कोई इनटेंजेबल भी इंटेंजेबल बनाने में यूज हो रहे हो तो उनकी भी अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की, अमोर्टाइजेशन की जो फेज चल रही है अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की, वो भी क्या कर दी जाएगी, कैपिटलाइज कर दी जाएगी। द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इनटेंजेबल एसेट। सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल, ये बात मैंने आपको बतानी थी, सेलिंग, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स ये कैपिटलाइज नहीं करने। और अगर आप परचेज्ड एसेट में आए तो भी यही बात लिखी हुई है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स कैपिटलाइज। परचेज्ड में भी यही लाइन लिखी हुई है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स कैपिटलाइज, सेलिंग भी हो जाएंगे। और इधर भी यही बात लिखी हुई है, सेलिंग, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स विल नॉट बी। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है, उधर एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप साबित कर दें ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे प्रिपेयरिंग फॉर एसेट, एसेट को इस्तेमाल करने या बनाने के लिए ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको क्या कर दें, तो परचेज्ड एसेट में एडमिन और इधर उधर के ओवरहेड्स एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करने। लेकिन जो सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं एसेट, अगर उसमें एडमिन और जनरल ओवरहेड्स के साथ ये लफ्ज आए कि दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो कर दें। और अगर इंटरनली जनरेट के साथ खाली ये लिखा हो सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, तो कैपिटलाइज ना करें। सब्र कीजिएगा थोड़ा सा, एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूं। डव लिमिटेड का सवाल हमने किया था, परचेज कर रहे थे या डेवलप कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। डीएल ऑल्सो इनका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड, सैलरीज तो कैपिटलाइज होनी है, सैलरीज तो यहां फॉल कर रही हैं, सैलरीज तो यहां फॉल कर रही हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में सैलरीज तो कैपिटलाइज होनी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ओवरहेड्स जो 1.5 के हैं वो कैपिटलाइज होने हैं या नहीं, उसके लिए लफ्ज लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का लफ्ज आ जाए एडमिन, सेलिंग और जनरल ओवरहेड्स के साथ, देन व्हाट डज इट मीन? But there is nothing like this in case of purchased asset, but there is something like this in case of internally generated. तो unless को अंडरलाइन करके पास पेपर का क्वेश्चन 15 अनलेस वाली मिसाल उसमें दी हुई है। पेपर में क्या लफ्ज लिखा होगा? These general overheads are directly attributable. तो that is bit अजीब। अंग्रेज क्या कहते हैं? वियर्ड। वियर्ड आजकल जरा थोड़े से और ज्यादा मॉडर्न हो गए, स्ट्रेंज नहीं कहते। कनाडा वाले किराए कहते हैं शायद, और उधर लंदन वाले वीप कहते हैं। अच्छा बहर चलें। हाँ कौन था सर? परचेज के साथ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, परचेज के साथ तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखते तो ना करना। उसमें आप परचेज में देखो एडमिन सेलिंग वैसे ही यूज भी नहीं होने ना, परचेज तो बनी बनाई चीज आप खरीद रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी बात उसने लिखी नहीं, तो इसलिए हमेशा ही एक्सपेंस में डाल दो। ओके अगला तो आसान है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। इसका मतलब बताएं। आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। जब आपने इंटेंजिबल बनाया तो पहले 2-3 महीने इंटेंजिबल बनाने से जो चीजें बेची उनके बेचने पे क्या आया? लॉस आया, या वो इंटेंजिबल इनएफिशिएंट है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। तो बिफोर द एसेट अचीव्स प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या होती है? प्लान्ड परफॉर्मेंस ये होती है कि हमारा प्लान है कि इंटेंजिबल से हर साल 10,000 यूनिट्स बनाया करेंगे, लेकिन वो प्लान अचीव होते होते और इंटेंजिबल की डिटेल समझते समझते और उस इंटेंजिबल से कैसे फ्यूचर में बेनिफिट कमाने कमाते कमाते हमें कोई 6 महीने साल नई चीज को समझने में लग जाते हैं।
तो जो आपने प्लान किया हुआ है कि आप इंटेंजिबल से हासिल करेंगे, जितना अरसा आप उस लेवल तक जाना चाह रहे हैं, उससे पहले अगर आपको कोई लॉसेस आ रहे हैं या लग रहा है कि मेरा इंटेंजिबल इनएफिशिएंट है, तो बर्दाश्त करें, इसको P&L में डालें. इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल. बस दो लफ्ज याद रख लें. नंबर 1 इनिशियल ऑपरेटिंग एंड इनएफी, इनको आपने क्या करना है, खर्चे में डालना है. स्टाफ ट्रेनिंग तो घिसा पिटा, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट हमेशा खर्चे में डालना है. और ये चीजें अगर आप इंटरनली बना लें, गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग, राइटर, कस्टमर लिस्ट, ये इंटेंजिबल नहीं है. हेडिंग क्या दी हुई है, जरा पढ़ें, मुश्किल सी हेडिंग, रिकॉग्निशन. लेकिन ये सारी कब नहीं है इंटेंजिबल, लेकिन अगर परचेज कर लें तो बस ठीक है, काटें. बाकी आपको पता है, जो चीजें आपको पता है बार बार वो पढ़ने की जरूरत नहीं. Okay. Points not to remember. To remember. Expenditure on intangible item that was initially recorded as an expense shall not be recognized as a part of cost of intangible at a later date. क्या कह रहे हैं? रिसर्च चली, बुरी वाली डेवलपमेंट चली, अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई. अब हम सोचें कि चलो अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, इसका मतलब है वो जो बुरी वाली डेवलपमेंट है अब उसको भी कैपिटलाइज कर देते हैं. ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है. अब पढ़ लें. एक्सपेंडिचर ऑन एन डेट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. इनिशियली क्या चीज एक्सपेंस में जाती है, रिसर्च, और बुरी वाली shall not again be recorded as a part of cost of an at a, किसी बात की तारीख में आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना. IS 23 also applies for internally generated intangible. क्या मतलब है इस बात का? IS 23 also applies for internally generated intangible. अगर इंटेंजिबल बनाने में अच्छा खासा अरसा लगे तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट होगा? तो फिर उतने अरसे का लोन का इंटरेस्ट इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालेंगे. इंशाल्लाह इसको किसी सवाल में करेंगे कभी. IS 23 ऑल्सो अप्लाइज फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल. अच्छा, ये चीज मैं इसलिए नहीं पढ़ाता होता, आखिरी क्लास में पढ़ाता हूं कि ये चीज अगर आपको शुरू में पढ़ा दी जाए तो आप शुरू से ये काम शुरू कर देते हैं. अगर रिसर्च फेज ना डिस्टिंग्विश हो रही हो डेवलपमेंट फेज से, पेपर में या प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आप समझते हैं पेपर के लिए ये रूल है कि पेपर में मुझे पता नहीं चला रिसर्च है या डेवलपमेंट है, तो द एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज रिसर्च सर. तो वो जो रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स थी, याद है, उनमें हो सकते हैं प्रैक्टिकली कभी जिंदगी में थिन लाइन आ जाए और आपको पता ना चले ये रिसर्च है या, तो कहते हैं फिर मैं मशवरा देता हूं इसको क्या समझ लेना. लेकिन खुदा के लिए पेपर के लिए ये बात याद ना रखिएगा कि पेपर में 6 चीजों की लिस्ट आई है, सर जो छठी चीज मुझे पता नहीं चली थी वो तो मैं रिसर्च में डाल आया हूं क्योंकि आपने पढ़ाया था, जो पता ना चले वो रिसर्च है. ऐसी बात नहीं है. पेपर में क्लियरली पता होता है या वो उसने रिसर्च उठाई होती है एग्जांपल्स में, या लेकिन एक एमसीक्यू क्यों आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि इफ द रिसर्च फेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डेवलपमेंट फेज, ऊपर लिखने प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली साइंसदानों को पता नहीं चल रहा कि रिसर्च चल रही है या, तो क्या एज्यूम करें क्या चल रही है, रिसर्च. ओके, इसको काट दें. बाइंग इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. बनी बनाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदना, तो प्लीज इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं. पास पेपर क्वेश्चन 4 का बी किया था ना कल, पार्ट बी. तो बनी बनाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, इनटेंजिबल. लेकिन फिर जो अपनी रिसर्च की बाद में वो एक्सपेंस, और अपनी बुरी वाली डेवलपमेंट और अपनी अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज. अच्छा जी, अब किसकी डिस्कशन है जी, रिवैल्यूएशन की करनी है. चॉइस ऑफ पॉलिसी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल.
बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाने। ये पूरा ना 1.5 सफ़ा है। पहले मैंने सोचा था इस पे ग्रीन और स्काई ब्लू करके आपको कुछ समझा दूं, लेकिन फिर मैं किसी और नतीजे पे पहुंचा कि ये 1.5 सफ़ा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपने इसे स्टैंडर्ड में हाईलाइट करना है, क्योंकि ये बातें इस तरह की हैं कि स्टैंडर्ड में ढूंढने लग जाएंगे तो इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। तो ये 1.5 सफ़े को हमने आधे सफ़े पे समराइज करने की कोशिश की है। ये लाइनें अभी मैंने सफ़ा आपको बांटा है, आज के नोट्स का पेज नंबर 2। तो ये माजरत, ऑनलाइन वाले हजरात थोड़ा सा जाएं, प्रिंटर घर में होगा, मोबाइल बेच के एक प्रिंटर ले लें सस्ता सा, मोबाइल भी सस्ता सा, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएं। अब ऑनलाइन है तो फिर प्रिंटर तो लेना पड़ेगा आपको। रिवैल्यूएशन वॉल्यूम 2 जब आएगा उसमें मैं ये सफ़ा डाल दूंगा। रिवैल्यूएशन इन IS 38। मैं बढ़ता जाता हूं, जहां आपको कोई मसला है आपने बताना है। चॉइस ऑफ पॉलिसी, क्या चॉइस अवेलेबल है? नंबर 1 या रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन सिर्फ कब? कि सारी बातें थ्योरेटिकली हैं, लेकिन किसी न्यूमेरिकल सवाल के अंदर ये अंग्रेजी पढ़ के कुछ चीज जज भी करनी पड़ सकती है कि इसको रिवैल्यू करना भी है या नहीं करना, और किस किस एसेट को रिवैल्यू करना है, किस किस को नहीं करना। अगर एक्टिव मार्केट है, एक्टिव मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती फॉर ब्रांड्स। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है स्टैंडर्ड बनाने वाले ने। स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे कोई मार्केट पूरी दुनिया में मिली नहीं जहां ब्रांड बिकते हो। एक्टिव मार्केट डजंट एग्जिस्ट फॉर ब्रांड। हाँ, आप जाके किसी का ब्रांड खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बाजार में दुकान हो, ब्रांड ले लो, ब्रांड ले लो, ब्रांड तो नहीं बिक रहे होते। ब्रांड, न्यूज़पेपर मैथड, म्यूजिक एंड फिल्म पब्लिशिंग राइट्स, फिल्म्स बिक रही होती हैं बट उनके पब्लिशिंग राइट्स नहीं बिक रहे होते। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, बिकॉज ईच सच एसेट इज यूनिक। तो स्टैंडर्ड ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दी, कहते हैं ये चीजें पूरी दुनिया में मैंने ढूंढ के देखी हैं, ये इन चीजों की मुझे दुनिया के किसी मुल्क में मार्केट नजर नहीं आई। नेक्स्ट, इसका मतलब है इनको कभी भी रीवैल्यू नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है शायद लाइसेंस की मार्केट वैल्यू हो, एक्टिव मार्केट हो, सॉरी लाइसेंस की एक्टिव मार्केट हो सकता है सॉफ्टवेयर की एक्टिव मार्केट हो, फिशिंग लाइसेंस की एक्टिव मार्केट हो सकते हैं बाकी मुल्कों में मार्केट हो, लेकिन इन चीजों की कहते हैं मुझे दुनिया में पूरे में मार्केट नहीं मिली कोई। इसका कंक्लूजन क्या होगा फिर इस बात का? इनको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है कभी भी। इफ फॉर अ रिवैल्यूड एसेट, ये तो कल आपको कराया, इफ फॉर अ रिवैल्यूड एसेट लेटर ऑन एक्टिव मार्केट इज नॉट अवेलेबल, तो क्या करें? पहले 4 साल एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो रिवैल्यू करते रहें, देन कीप एट लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट लेस एंड impair. The fact that active market is not available is now may indicate testing it for 4 साल से किसी की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, 5वें, 6ठे, 7वें साल एक्टिव मार्केट बंद हो गई, 5वें साल बेहतर है किस टेस्ट से गुजार लें, और अगर 8वें साल फिर मार्केट आ जाए, इफ लेटर ऑन मार्केट अवेलेबल नाउ वी विल अगेन स्विच टू। तो ये स्टैंडर्ड में ढूंढ के पैराज हाईलाइट नहीं करने, क्योंकि मैंने पैराज नहीं लिखे, ये चीजें स्टैंडर्ड में ढूंढने बैठ जाएंगे तो यही करते रहेंगे। स्टैंडर्ड में तो रिसर्च की एग्जांपल्स हमने हाईलाइट की थी, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हाईलाइट की थी, SIC 32 हाईलाइट किया था, और डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया हाईलाइट किए थे। अच्छा, रेगुलरिटी ऑफ रिवैल्यूएशन, बोले रिवैल्यूएशन कितने अरसे बाद होनी चाहिए? बिल्कुल गलत बात, हर साल। IS 16 में भी आपने पढ़ा होगा, आपकी मर्जी है, हर 2 साल बाद कर लें, हर 3 साल बाद कर लें, नहीं, आपने बस ये इंश्योर करना है कि आपकी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो मार्केट वैल्यू के करीब हो। अगर आपने इस साल फेयर वैल्यू करवाया है 10,000 पे और अगले साल आप बुक्स में 8,000 पे आ रहा है और मार्केट में भी कोई 8,100 रुपए का है, तो आपको वैल्यूअर को पैसे दे के वैल्यू स्पेसिफिक लगवाने की जरूरत नहीं है, चलाएं। अगर बीवी और फेयर वैल्यू करीब करीब आपको लग रही है तो वैल्यू रीवैल्यू करवाने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है आप 2-2 साल के इंटरवल तय करें। एक प्लॉट गार्डन टाउन के अंदर है या मॉडल टाउन में है, मॉडल टाउन में प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत अरसे से आपको पता है सेम है, इस वजह से सेम है कि यहां अब और घर मिलते ही नहीं और प्लॉट्स मिलते ही नहीं। तो बहुत अरसे से अगर कोई घर 2 करोड़ का है तो वो 2 करोड़ का ही है, लेकिन अगर आप चले जाएं बहरिया टाउन के अंदर तो वहां साल बाद और घर बनते हैं तो पुराने घर और महंगे हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटेंजिबल इस किस्म का है जिसकी फेयर वैल्यू बार बार निकालनी पड़ रही है तो फिर आप रेगुलरली हर साल निकाल लें, लेकिन अगर
नहीं, उसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू आपका लग रहा है डिफरेंस, तो फिर बुक वैल्यू हुई वो वाली रख लें, फेयर वैल्यू पर रखने की जरूरत नहीं। तो इट मे हैपन कि पिछले साल आपने फेयर वैल्यू किया है, फेयर वैल्यू लगाई है, और इस साल आपने बुक वैल्यू पे ही रखा हुआ है, क्योंकि वो बुक वैल्यू भी फेयर वैल्यू के बराबर है, फिर तो ठीक है। और अगर लग रहा है कि डिफरेंट है तो फिर कर लें। तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये एसेट की नेचर पर डिपेंड करता है, ये चॉइस नहीं है हमारी। विथ सच रेगुलरिटी दैट एट एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम इट्स, हल्का फुल्का फर्क है तो चला दें, फेयर वैल्यू ना लगवाएं। एक्टिव मार्केट इज अ मार्केट in which transactions of the assets or liabilities takes place with sufficient frequency, बार बार चीजें खरीदी बेची जाती हों, एंड वॉल्यूम टू प्रोवाइड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑनगोइंग बेसिस, और इतना वॉल्यूम हो उन सेल्स का और परचेज का कि ऑनगोइंग बेसिस पे हर एक को प्राइस पता चलती रहती हो। ऐसी मार्केट नहीं जहां कुछ 6 साल बाद एक चीज बिकती है और वो आप कह रहे हैं एक्टिव मार्केट है। फॉर वन क्लास ऑफ इंटेंजिबल सेम मॉडल फॉर ऑल एसेट्स इन, क्या मतलब है? कल हमने क्लासेस पढ़ी थी, लाइसेंस अलग क्लास है, ब्रांड अलग क्लास है। ब्रांड को तो शायद हमने पढ़ लिया, रीवैल्यू ही नहीं करना। सॉफ्टवेयर हमारी अलग क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास लाइसेंस है 3, 1 2 3, और मेरे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, ए बी और सी। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं लाइसेंस के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल और सॉफ्टवेयर के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर सकता हूं? हाँ हाँ हाँ, इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है कि लाइसेंस को किस पे रखूं? रिवैल्यूएशन बोला था शायद मैंने, कॉस्ट बोला था, अच्छा मैंने रिवैल्यूएशन बोला था। रिवाइंड करके मैं देख लेता हूं वीडियो। हाँ, रिवैल्यूएशन बोला। लाइसेंस के लिए मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर लूं और सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन अगर लाइसेंस के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करूं तो एक एहतियात करूंगा, फिर लाइसेंस 1 को भी रिवैल्यू करूंगा, 2 को भी रिवैल्यू करूंगा, और अनलेस के किसी लाइसेंस की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर उसको रिवैल्यू, फिर बाकी 2 को रिवैल्यू कर लूंगा। मैं पढ़ाता हूं, फिर वो नोट कीजिएगा। फॉर वन क्लास ऑफ इंटेंजिबल, ब्रांड एक क्लास है लेकिन ब्रांड को रिवैल्यू नहीं किया जाता, ठीक है। ब्रांड की जगह कुछ और लिख लें, तो मैंने ऐसी मिसाल लिखी, फॉर्मूला लिख लें, जो मर्जी लिख लें। अपलोड करते हुए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, सेम मॉडल फॉर ऑल एसेट्स इन दैट क्लास। नोट, if an intangible in a class of revalued intangible, if an intangible in a class of revalued assets cannot be revalued because there is no active market for this class या for this asset, the asset, ट्राई करें, बोले the asset, वापस आ जाए, shall be carried at its cost। क्लियर? पहली बात क्या? रिवैल्यू ऑल। दूसरी बात क्या? इफ नो मार्केट दूसरे के लिए, देन ए वाला ई वाला, देन कीप एट कॉस्ट। सबको रिवैल्यू करें, लेकिन किसी एक के कॉस्ट अवेलेबल है, सॉरी रिवैल्यू मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उसे किस पे रख लें? कॉस्ट पे रख लें। ये ई वाला कब आता है और ए वाला कब आता है? कंपैरिजन में ए वाला आता है, और जब अगली बात करनी हो तो ई वाला। क्या बात हो रही एमडी कैट किया तूने, क्या किया? ए लेवल्स, यार हमने एफएससी की हुई है। ओके, आप क्या देख रहे हो? कुतुब आपने क्या किया हुआ है? आई कौन? एफएससी भाई हो आपने? कितने नंबर लिए थे? तो पहले आप ये पर्सनल, हमारे जमाने में तो नंबर आते ही नहीं थे, 859 थे शायद, पता नहीं 2000 में से। ओके, आगे चलें। अच्छा, सीए में हार्डवर्क की भी वैसे जरूरत है।
ये नहीं आप कह सकते कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो बस चल जाएगा, हार्डवर्क की भी थोड़ी जरूरत है, चीजों को याद भी करना पड़ता है। चलें छोड़े, वो तो अलग कहानी है। सीए आप इधर आए। ये क्या है, आगे आगे पढ़े, को समझ आ रही है ये क्या लिखा हुआ है? बताएं ना। ऑल आइटम्स इन रीवैल्यू देम साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? आपका दिल चाह रहा हो इसे 2011 में रिवैल्यू करूं, इसे 2013 में रिवैल्यू करूं, ये तो कोई बात नहीं है ना। अगर रिवैल्यू करना है तो सबको एक साथ करो, रिवैल्यू करना है तो सबको एक साथ करो। यानी अगर इसको 2011 में किया तो इसको भी 2011 में रिवैल्यू करो, और फिर अगर 2013 में इसको किया तो इसको भी फिर 2013 में। तो जब रिवैल्यू करना है तो फिर चॉइस अवेलेबल है, या फिर क्लास में सबको करना है, उस क्लास के अंदर फिर सबको रिवैल्यू करना है, अनलेस के किसी की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। ज्यादा नहीं सोचने लगे अकाउंटेंट्स, ये हो जाए तो वो हो जाए तो ये, तो हमारे जैसे लोगों ने चीती पीती करके सवाल पूछे होंगे, अच्छा फिर ये, अच्छा फिर ऐसे हो जाएगा, अच्छा उसमें वो वाले लाइसेंस का जो वो वाला हिस्से तो उसकी फेयर वैल्यू ना तो फिर वो स्टैंडर्ड कहते हैं आओ फिर। समझ नहीं लगी तो क्लास के बाद मिला जरा। द रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ, रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ इनिशियल रिकॉग्निशन एट अदर देन कॉस्ट। रिवैल्यूएशन मॉडल इसकी इजाजत नहीं देता कि खरीदते ही रिवैल्यू कर लो। हाँ, वो गवर्नमेंट ग्रांट के केस में था कि गवर्नमेंट ग्रांट आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हो, वो तो एक स्पेसिफिक रूल है ना। लेकिन जनरली कोई भी एसेट खरीदते ही कॉस्ट पे रखना है या खरीदते ही फेयर वैल्यू पे लेके जा सकते हैं। और एक और चीज को रिवैल्यू नहीं किया जा सकता, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट नॉट प्रीवियसली। बुरी वाली डेवलपमेंट अगर किताबों में आ रही है और अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हो रही, तो क्या बुरी वाली डेवलपमेंट मैं कह सकता हूं इट इज एन एसेट नॉट रिकॉर्डेड? तो क्या बुरी वाली डेवलपमेंट को कभी रिवैल्यू कर सकते हैं कि इसकी मार्केट में क्या कीमत है? नहीं नहीं, तो हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड ने मना कर दिया। हो सकता है कोई आके प्राइस लगा दे, तो बुरी वाली डेवलपमेंट लिख लें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। ऑनलाइन वाले कहां लिख रहे होंगे, प्रिंटर से प्रिंट निकाला होगा मोहल्ले में जाके। कोई नहीं भाई, मैं आपके साथ हूं यार। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ, रिवैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड आफ्टर एन एसेट हैज बीन इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट। वही बात, पहले आपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है, बाद में रिवैल्यू करना है, पहले दिन ही रिवैल्यू करने का कोई सबूर नहीं है। और ये क्या लिखा है, CWIP इज नॉट रिवैल्यूड अंटिल इट इज कंप्लीट। अगर डेवलपमेंट इन अंडर प्रोग्रेस चल रही है तो उसको भी रिवैल्यू नहीं करना। लेकिन अगर डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस चलते चलते कंप्लीट हो गई है और पहली दफा कॉस्ट पे मैयर हो गया है, अब तो फिर रिवैल्यू करें, कोई मसला नहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल में बी अप्लाइड टू एन एसेट रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट एंड रिकॉर्डेड एट। हां, अगर आपने कोई इंटेंजिबल नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है इनिशियली और अब आपका दिल चाहता है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो, तो ये फेयर वैल्यू नहीं है, फिर ये रिवैल्यूएशन मॉडल है प्रॉपर। अब आप इसको मार्केट वैल्यू पे ले जाइए, कोई मसला नहीं। लेकिन इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल, और ऑनवर्ड्स रिवैल्यूएशन मॉडल। इसका मतलब ये नहीं कि इनिशियली फेयर वैल्यू को रिवैल्यू नहीं किया जा सकता, उसको तो किया ही जा सकता है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट वाला एसेट जिस मर्जी कैटेगरी का हो, दैट कैन बी रिवैल्यूड। इसको क्या किया जा सकता है, रिवैल्यू किया जा सकता है जी। क्या ढेर सारा सरप्लस आ जाएगा, मजे, OCI के अंदर लुट। यार ठीक के रखा है तूने काम, जबरदस्त, सही कहा तूने, ढेर सारा सरप्लस आ जाएगा, मजे ही मजा। चलें जी, तो आने दे यार, थोड़ा सा मेरा तेरा मजाक था इसलिए मैंने कर दिया, वरना अगर कोई और होता तो शायद और ज्यादा करता। अच्छा, घर वाले कहने लगे हैं बेटा प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया करो, तुम तो ऐसे पढ़ के ना लुट मचाई हुई है। अच्छा, व्हाट आई थिंक, इसमें वापस आ जाए, रिवैल्यूएशन वाला पोर्शन किस पेज पे था किताब में, 212। तो इस सारे के साथ ना
पेज 212 के साथ लिख लें पेज नंबर 2 ऑफ लेक्चर नोट्स, लेक्चर नंबर 8। तो इस आप पेज पूरे को ना पढ़िएगा, पेज नंबर 2 ऑफ लेक्चर 8। और इधर भी लिख लें, इधर भी लिख लें पेज 2 ऑफ लेक्चर 8। पिछले वाला लिखा है पेज 212 पे, अभी पेज 213 पे। इसके साथ तो लिख लें FAR 1, ये आपने पढ़ा हुआ है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्रीज रिवैल्यूएशन मॉडल में किसी को याद हो? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड और नेट रिप्लेसमेंट मेथड में किसी को फर्क पता है? नहीं पता? नेट रिप्लेसमेंट मेथड में पहले एंट्री होती है ना, अकम्युलेटेड डेफिशिएंट डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट को वार्म अप किया जाता है। तो छोड़ें इसको, हमने इंशाल्लाह IAS 12 के अंदर 2 दिन FAR 1 की रिवैल्यूएशन रिवाइज करनी है। अगर आपको नहीं याद आ रही चीजें तो कोई नहीं, ये दोनों मेथड्स हम करेंगे, इनकी प्रॉपर एंट्रीज भी करेंगे। लफ्ज याद रख लें, रिवैल्यूएशन के जनरल एंट्रीज के 2 तरीके। नंबर 1 ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। अच्छा, ये किसी को याद है कि सरप्लस को आहिस्ता आहिस्ता भी ट्रांसफर किया जा सकता है रिटेन्ड अर्निंग में, और एक ऑप्शन ये होती है कि सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में ना ट्रांसफर करें, बल्कि आप ऐसा करें डिस्पोजल के वक्त ट्रांसफर कर दें सारा। ये बात तो याद है ना? ये भी इंशाल्लाह इसी के अंदर आ जाएगी, बस इतना सा हाईलाइट कर लें। सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने के 2 तरीके बताएं, साथ साथ ट्रांसफर करें या डिस्पोजल के वक्त ट्रांसफर करें। ओके, इसमें सिर्फ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सारा आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, जो मैं चीज हाईलाइट कर रहा हूं वो करते रहिएगा। An entity shall assess whether the useful life of intangible is finite or indefinite। बस इतना सा हाईलाइट कर लिया काफी है। इंटेंजिबल की लाइफ या क्या होगी? फाइनेट या इनडेफिनेट। Asset shall be regarded as having indefinite life when there is no foreseeable limit to the period। पता ही नहीं चल रहा आपने कितना अरसा इस्तेमाल करना है, इतना ही हाईलाइट करिए, इतना ही घर में पढ़िएगा। बताएं जी, एसेट की इंडेफिनेट लाइफ कब समझी जाएगी? लफ्ज बोल देंगे इंग्लिश का, when there is no foreseeable future, foreseeable limit to the period। उसके पीरियड पता ही नहीं चल रहा कितना अरसा हमारे साथ रहेगा, तो इसकी लाइफ क्या ले लेनी है? इंडेफिनेट। बस छोड़े, मेरे काट क्यों रहे हैं? जो हाईलाइट करा रहा हूं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सब आपको पता है। ऐसे अंग्रेजियां पढ़ के फजूल दही बनानी है दिमाग की। अच्छा जी, इंटेंजिबल्स विद indefinite useful, an intangible with an indefinite life shall not be in accordance with IAS 36। किसकी बात करने लगे? Impairment की। An entity is required to test an intangible with an indefinite useful life for by comparing its recoverable amounts with its annually and whenever there is an, ये नया लफ्ज ऐड हो गया। मैंने कहा था एनुअली करना है, वो कह रहे जब इंडिकेटर आ जाए तब भी कर लो, हर साल भी करो और साल के दरमियान में कोई इंडिकेटर आ जाए तब भी कर लो। तो एनुअली तो कम से कम करना ही करना है। अच्छा जी, ये जरा ये आप लोगों ने पढ़ा है, यूजफुल लाइफ शेल बी रिव्यूड। बोलें बोलें बोलें, हर पीरियड में यूजफुल लाइफ रिव्यू की जाएगी। किसकी किसकी किसकी? ऑफ एन इंटेंजिबल दैट इज नॉट बीइंग। क्या ऐसा हो सकता है किसी की लाइफ इंडेफिनिट और अब फाइनेट हो जाए? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें? द चेंज इन यूजफुल लाइफ असेसमेंट फ्रॉम इनडेफिनेट टू shall be accounted for a change in accounting
एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट और बताएं अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या फर्क है? एस्टीमेट को प्रोस्पेक्टिवली किया जाता है और पॉलिसी को हमने सवाल किया हुआ है पास पेपर क्वेश्चन 9 में लाइसेंस, इसकी लाइफ इंडेफिनिट थी, 50 रुपए इनाम दिया था जिसपे 37.5 रुपए निकला था अमोर्टाइजेशन। पहले लाइफ इंडेफिनिट थी और फिर फाइनाइट होके 4 साल रह गई थी। तो इसको अगले सालों को अफेक्ट किया था या पिछले सालों पे भी असर डाला था? अगले सालों को अफेक्ट किया था। ओके, इनटेंजिबल्स अगले कौन से वाले? विदा फाइनाइट यूजफुल लाइफ। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, शेल बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। सिस्टमैटिक बेसिस कौन कौन सी हैं? स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और वो सारे ऑन एनी सिस्टमैटिक बेसिस। अमोर्टाइजेशन शुरू कब करते हैं? When the asset is available for use. भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Amortization method used shall reflect the pattern in which assets future economic benefits are expected. मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एक दिन कि इंटेंजिबल्स को स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करें या WDV पे। आपने कहा था ये हमारी चॉइस है। बिल्कुल नहीं चॉइस, बिल्कुल नहीं चॉइस। शेल को हाईलाइट करें। अब मतलब बताएं, क्या स्ट्रेट लाइन या WDV मेथड इज अ चॉइस या एसेट से जो बेनिफिट आना है वो देखा जाएगा? द अमोर्टाइजेशन मेथड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर। हाँ, if that pattern cannot be determined, then straight line method shall be used. Done? अगली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं। अमोर्टाइजेशन कहां जानी है? P&L में। लेकिन अगर ये एसेट दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो, कैपिटलाइज, तो ये अगली बात लिखी हुई है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पता है आपको। अच्छा, इंटेंजिबल की कॉस्ट है 100 रुपया। पहले साल रेवेन्यू आएगा इससे 50 रुपए। पहले साल इससे रेवेन्यू आएगा 50,000 रुपए। मैं कर लूं, किस बेस पे मैं अमोर्टाइज करने लगा हूं? बोले रेवेन्यू बेस पे। पहले साल रेवेन्यू आएगा 50,000 रुपए। इसकी वो देना, चार्जिंग केबल होगी छोटी सी। अच्छा, पहले साल रेवेन्यू आया 50,000 रुपए, रेवेन्यू ईयर 1। और रेवेन्यू जबरदस्त यार, छा गया। मुझे लगता है आप नजर रखते हो बैग में क्या क्या। सेकेंड ईयर मेरा रेवेन्यू आया 70,000। क्या मैं यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप को मेथड लगा सकता हूं? लगा सकता हूं ना। जैसे पहले साल 50,000 यूनिट बनाऊंगा, अगले साल 70,000 यूनिट बनाऊंगा, तो टोटल कितने यूनिट्स बनाऊंगा? 1 लाख। तो क्या मैं इस तरह अमोर्टाइजेशन निकाल सकता हूं? कॉस्ट 100 रुपया डिवाइडेड बाय 1 लाख 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 70,000। तो क्या इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज किया जा सकता है यूनिट्स प्रोड्यूस की तरह रेवेन्यू मेथड पे, कि जब ज्यादा रेवेन्यू तो ज्यादा अमोर्टाइज, कम रेवेन्यू तो? स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, नो, नॉट अलाउड कहते हैं। देयर इज रिबूटेबल प्रिजम्पशन। रिबूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब होता है ऑब्वियस बात, ऑब्वियस बात, पक्की बात। पक्की बात लिख लें। देयर इज पक्की बात, मना करता है स्टैंडर्ड। देयर इज पक्की बात डेट एन अमोर्टाइजेशन मेथड, रिबूटेबल assumption, presumption, पक्की बात। There is पक्की बात that amortization method that is based on revenue generated by an activity that includes, वो activity में intangible use हो रहा था, is inappropriate। ये पक्की बात है कि ये मेथड inappropriate है, गलत है। लेकिन आगे जाके फिर ठंडा हो गया, अनलेस वाली बात कर दी। अनलेस कि आप साबित कर दो कि इस तरह रेवेन्यू आना है,
तो फिर इस्तेमाल भी कर लो, तुम मसला नहीं, हाथ दोगी। दिस प्रिजम्पशन यानी ये अजम्पशन कैन बी चेंज्ड, लिखें ओवरकम, दिस अजम्पशन कैन बी चेंज्ड। अब आप अजम्पशन अपनी बदल सकते हो, कब? ओनली इन द लिमिटेड सर्कमस्टांस। कहते हैं मैं पसंद नहीं करता, बहुत रेयर ऐसा हुआ करेगा जिसमें आप साबित कर दो कि इनटेंजिबल को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं एज अ मेजर ऑफ, जितना रेवेन्यू उतनी अमोर्टाइजेशन ज्यादा, जब रेवेन्यू कम अमोर्टाइजेशन कम। तो बस ये थ्योरी की हद तक बात याद रख लें। बाकी अगर उसने कह दिया रेवेन्यू बेस पे अमोर्टाइज करो तो करेंगे, और रेवेन्यू बेस पे अमोर्टाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। इट इज जस्ट लाइक यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। रेजिडुअल वैल्यू का माशाल्लाह आपको पता है, रेजिडुअल वैल्यू हमेशा क्या लेनी है बोले? ओहो मैंने खाली केबल लगा दी हुई है, खड़े हो जाओ। कितनों को पता चल गया था खाली केबल लगी हुई है? अब हम पढ़ाई में इतने मगन थे कि हमें पता ही ना लगे। हाँ, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल मस्ट बी अज्यूम्ड टू बी जीरो अनलेस बताएं देयर इज अ कमिटमेंट बाय टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स, और देयर इज एन, लेकिन आज तफसील आ गई आगे कुछ, एंड द रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू डेट मार्केट। ये बात तो वही होगी। एंड इट इज प्रोबेबल दैट सच मार्केट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ एसेट्स लाइफ। का मतलब बताएं, ना सिर्फ उसकी एक्टिव मार्केट होना जरूरी है, बल्कि दो बातें साथ और भी पूरी होना जरूरी है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू उसी मार्केट से पता चलवाएं, और ये आपको यकीन हो कि जब 6 साल बाद जाके मैंने ये इंटेंजिबल बेचना है तो उस वक्त एक्टिव मार्केट इसकी एग्जिस्ट। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं 2-3 साल बाद इस इंटेंजिबल की मार्केट बंद हो जानी है, तो आज है भी तो भी आप रेजिडुअल वैल्यू जीरो ले लें। तो एक्टिव मार्केट समझी जाएगी है, इसके लिए क्या शराइत है? एक ये क्या एक्टिव मार्केट से आप कीमत लगवा सकें, और दूसरी क्या, जब उसकी लाइफ खत्म होनी है। और अगर ये पहला सिनेरियो नहीं है तो फिर किसी थर्ड पार्टी ने वादा कर दिया है तो भी आप क्या कर लें, रेजिडुअल वैल्यू ले लें। आई रियली सल्यूट यू हाउ यू टॉलरेटेड मी। बर्दाश्त किया आप लोगों ने 1 घंटा थ्योरेटिकल डिस्कशन। इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव अप्रिशिएटेड यू। अच्छा, द अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड द अमोर्टाइजेशन मेथड फॉर इंटेंजिबल एसेट with a finite life shall be reviewed at least at each financial year। रिव्यू वाला तो उधर भी था, लाइफ 10 साल है, 10 से कितने साल रहेगी? 6 साल। तो रिव्यू करते रहा करें। रिव्यू कब कब करना है बताएं, लाइफ को रिव्यू कब कब करना है? तो अच्छा, रीवैल्यू भी हर साल करना है, जागते रहना भाइयों, रीवैल्यू भी हर साल करना है। वो सफिशिएंट रेगुलरिटी से करना है कि बीवी और फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस, वरना बीवी बुरा बना जाएगी। और ये जो लाइफ रिव्यू करनी है ये हर साल करनी है, यस, एट ईच फाइनेंशियल ईयर। डन। लाइफ रिव्यू करने का क्या मतलब है? 10 साल है तो 6 रहेगी, 6 है तो 8 होगी। क्लियर? हर साल के एंड पे रिव्यू कर लो कि लाइफ बदल रही है या नहीं बदल रही तो छिक के रखो काम। चलें जी, थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है थ्योरी की, वो इंशाल्लाह कल 8-10 मिनट में करके क्लोज करेंगे। और IAS 38 के फिर कुछ सवाल हैं कंसोलिडेशन के बाद करने हैं। अभी आपने नोट खुद बनाना नहीं शुरू करना, जाके नोट बनाना शुरू कर दें बाकी सवालों के। मुझे पता है जो पास पेपर रहते हैं कंपनी जिम्मेदार है इस चीज़ की, तो इसलिए आप लोगों ने खुद पास पेपर पे भी हाथ नहीं डालना। तो लेट्स स्टार्ट IAS 41। बकरी आपने लानी थी, बकरी आपने लानी थी। आप इसको देखें, आप उधर देखें। अच्छा जी, व्हाट इज दिस? अच्छा जी,
तो ये क्या हो रहा है? कटिंग हो रही है, टिंड हो रही है। ओके, सो गाइस, इसकी आवाज नहीं आ रही। मेरे भाई काटो। डेट इज बोले बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा, अच्छा, और मान जा यार तेरी में। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज बोले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल एसेट से क्या निकल रही है? अच्छा, इस प्रोसेस का नाम बोले शीयरिंग, शेयरिंग, कटिंग नहीं, बोले शेयरिंग। एक और लफ्ज बोले डिटैच, डिटैच। तो दिस मैन is holding biological asset leg and is sharing a चुप तू साइड से ये वैसे सही है, आज उसने मजा लगाया। एंड इज शेयरिंग, इसकी बारी है ना अगली। एंड इज शेयरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक और लफ्ज, एंड इज हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके, तो दो लफ्ज हो गए। नंबर वन, नंबर वन बायोलॉजिकल एसेट, नंबर टू ओके। IAS 41 शुरू करें।